चोल साम्राज्य। तो इस सेशन में हम लोग चोला डायनेस्टी यानी चोल साम्राज्य से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे, यानी वन लाइनर क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है यानी प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इन प्रश्नों को प्रारंभ किया जाए। और प्रश्न को तैयार करने में थोड़ा समय लग जा रहा है, इसीलिए जो क्लास आने में या वीडियो लाने में थोड़ा सा विलम्ब हो जा रहा है। फिर भी हम लोग जो है सारे हिस्ट्री के टॉपिक वाइज अच्छे से वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों को के साथ डिस्कशन किया जाएगा, और जिससे एग्जाम में उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। ओके, तो आइए बढ़ते हैं चोल साम्राज्य और इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। चोल साम्राज्य, पहला प्रश्न है 9वीं शताब्दी में स्थापित चोल राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल राज्य का संस्थापक विजयालय था। ओके, इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला तो विजयालय था, तो एक बात यहाँ पर और आप लोगों को जान लेना है कि क्या 9वीं शताब्दी से तात्पर्य है 850 ईस्वी में। 850 ईस्वी में इसने चोल राज्य की स्थापना किया। इसके पहले भी चोलों के बारे में जानकारी मिलती है, उनको भी जान लिया जाए। दक्षिण भारत का ये मैप है। दक्षिण भारत में संगम काल एक था, तो संगम काल में चोल, पांड्य और चेर, चेर जो है पश्चिमी तट पर थे, पांड्य और चोल पूर्वी तट पर थे। तो संगम काल में भी चोल साम्राज्य था, लेकिन संगम काल के समाप्त होने के पश्चात आगे चलकर 9वीं शताब्दी में पुनः चोल राज्य की स्थापना, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं द्वितीय चोल राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? विजयालय के द्वारा किया गया। ओके, आगे है 9वीं शताब्दी के चोल शासक किसके सामंत थे? पल्लव शासकों के। तो विजयालय जो चोल राज्य की स्थापना किया, यह किसके अधीन शासक थे या सामंत थे? पल्लव के अधीन, पल्लव शासकों के अधीन ये सरदार थे। और पल्लव शासकों की शक्ति जब वीक हुई, कमजोर हुई, तो विजयालय ने पुनः चोल राज्य की स्थापना कर लिया। ओके, आगे विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब किया? अभी हम लोग डिस्कशन भी कर लिए, 850 ईस्वी में, यानी 9वीं शताब्दी के मध्य में। विजयालय ने राजधानी किसे बनाया? उरैयूर और फिर आगे चलकर तंजौर को। ओके, विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो नरकेसरी की उपाधि धारण की, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। पल्लव शासकों की शक्ति को किस चोल शासक ने समाप्त किया? तो परांतक प्रथम ने पल्लव शासकों के की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त परांतक प्रथम ने कर दिया। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग देखा जाएगा चोल शासकों के जो वंशावली है और उनके शासन काल का टाइम पीरियड, तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा कि परांतक प्रथम कब शासक था। यहाँ पर हम बता देते हैं, लास्ट में शासकों का टाइम पीरियड यानी शासन काल भी हम लोग देख लेंगे। 907 से 955 ईस्वी तक परांतक प्रथम शासन किया था। तो पल्लवों की शक्ति को परांतक प्रथम ने समाप्त किया। अगला प्रश्न है मदुरै कोंड तथा संग्राम राघव की उपाधि किसने धारण किया? परांतक प्रथम ने धारण किया। यह भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह है कि मदुरै कोंड की उपाधि कब धारण किया? तो दक्षिण में यानी दक्षिण भारत में चोलों के नीचे तमिलनाडु में पांड्य शासक भी थे, तो जिनकी राजधानी मदुरै थी। तो मदुरै पर आक्रमण किया, पांड्यों को पराजित किया और उनकी राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण इसने मदुरै कोंड, कोंड का अर्थ होता है विजेता, तो मदुरै कोंड यानी मदुरा का विजेता की उपाधि इसने धारण किया। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। तकुल्लम के युद्ध में परांतक प्रथम ने किस शासक के साथ लड़ा? यानी तकुल्लम का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो परांतक के समय में लड़ा गया, यानी चोल शासक परांतक के समय में तकुल्लम का युद्ध हुआ। कब हुआ? 949 ईस्वी में, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इनका परांतक प्रथम का शासनकाल 907 से 955 ईस्वी तक था। तो 949 में तकुल्लम का युद्ध हुआ और किसके साथ लड़ा गया? राष्ट्रकूट शासक या राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये पूछा भी गया है। सन 985 ईस्वी में कौन शक्तिशाली शासक गद्दी पर बैठा? तो राजराज। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक
परांतक के बाद यानी आगे चलकर राज हुआ जो गद्दी पर बैठा, और राज का भी शासनकाल। अब राज यह फर्स्ट कहा जाता है क्योंकि आगे भी राज नाम से राजा हुए। तो राज प्रथम यह 985 से 1015 ईस्वी तक शासन किया। ओके, वह शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया, राज प्रथम ने। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन चोल शासक श्रीलंका पर आक्रमण किया, तो राज प्रथम ही वह पहला चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। आगे है चोल शासक राज प्रथम का समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? महेंद्र पंचम था। यानी इसी महेंद्र पंचम को राज ने पराजित भी किया था। ओके, राज प्रथम ने इसी महेंद्र पंचम को पराजित कर उत्तरी श्रीलंका को विजित कर लिया था। आगे है राज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को विजित कर लिया और उसका नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा। ओके, यानी महेंद्र पंचम को पराजित कर उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया और उसका नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने मालदीव पर आक्रमण किया? राज प्रथम ने। श्रीलंका पर उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार करने के पश्चात राज ने मालदीव पर भी आक्रमण किया और उसे भी विजित कर लिया। इस प्रकार राज प्रथम पहला चोल शासक था जिसने मालदीव पर भी अधिकार किया था या आक्रमण भी किया था। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है राज ने चीन व्यापारिक दूत मंडल कब भेजा? 1015 ईस्वी में। 1015 ईस्वी में व्यापारिक दूत मंडल भी भेजा था और व्यापारिक दूत मंडल था। ओके, इसका उद्देश्य था व्यापार को बढ़ावा देना। आगे है किस चोल शासक ने लंकेश्वर की उपाधि धारण किया? राज प्रथम ने लंकेश्वर की उपाधि धारण किया था, क्योंकि राज प्रथम यह लंकेश्वर की उपाधि कब धारण किया था? जब श्रीलंका पर आक्रमण किया था, उस आक्रमण में विजय प्राप्त हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने लंकेश्वर यानी लंका का स्वामी, और लंकेश्वर शब्द किससे रिलेट है? श्रीलंका में जो रावण थे यानी महान प्रतापी राजा भी कह सकते हैं, प्रकांड विद्वान भी थे, जिन्हें लंकेश्वर कहा जाता था। तो राज ने भी लंकेश्वर की उपाधि धारण किया था। आगे चोल शासक राज प्रथम की उपाधि थी, तो राज प्रथम की उपाधि हम लोग देख लेते हैं। इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। शिवपाद शेखर, रविकुल माणिक्य, जय गोंद, अरिमोली, चोल मार्तंड, राज मार्तंड और लंकेश्वर। तो शिवपाद शेखर, रविकुल माणिक्य, चोल मार्तंड और राज मार्तंड और लंकेश्वर, यह एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे है राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का, यानी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। ओके, वह चोल शासक जिसने राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, राज प्रथम था। राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? तंजौर में, और यह बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजौर में। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है बार बार। ओके, राज प्रथम के समय में शैलेंद्र वंशीय शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन ने किस स्थान पर बौद्ध विहार बनवाया? नागपट्टनम में। अब यहाँ पर यह भी देखना है, शैलेंद्र वंशीय शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन कहाँ का शासक था? ओके, तो यह कडारकोंड का था। कडारकोंड से तात्पर्य है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यानी दक्षिण पूर्व एशिया, जिसे स्वर्ण द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, यानी मसालों के द्वीप से नाम भी प्रसिद्ध था। तो यह राज प्रथम का समकालीन था और यह राज प्रथम से नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी और राज प्रथम ने इसे दे दिया था, क्योंकि श्रीमार विजयोतुंग वर्मन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ओके, और जब राज प्रथम ने इसे बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दे दी तो नागपट्टनम में इसने बौद्ध विहार बनवाया, और राज प्रथम ने भी इसे गांव दान दिए और अनुदान भी दिया। आगे है राज प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कब करवाया? 1000 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
शैव संत ईशान शिव किस चोल शासक के गुरु थे? तो राजराज प्रथम के गुरु थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैव धर्म को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? नयनार नाम से जाना जाता है। शैव धर्म को एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैव धर्म को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? नयनार नाम से जाना जाता है। राजराज प्रथम के पश्चात कौन चोल शासक हुआ? राजेंद्र प्रथम हुआ। और राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल क्या था? 1014 से 1014 या 1015 कर लीजिए, 1015 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। चोल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ? राजेंद्र चोल के समय में या राजेंद्र प्रथम के समय में? चोल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसके समय में हुआ? राजेंद्र चोल के समय में, यानी राजेंद्र प्रथम के समय में। संपूर्ण श्रीलंका की विजय किस चोल शासक ने किया? राजेंद्र प्रथम ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र ने क्या किया कि संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया या संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को बंदी बनाकर लाया? अब यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? तो महेंद्र पंचम इसके भी समय में था, राजराज प्रथम के भी समय में था। और इसने इस महेंद्र पंचम को पराजित कर बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया और 12 वर्षों तक यह चोल राजा राजेंद्र प्रथम के बंदी गृह में रहे। ओके, तो इस प्रकार संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। श्रीलंका के किस शासक की मृत्यु चोल मंडलम में हुई? तो महेंद्र पंचम की। इसी को बंदी बना करके लाया। 12 वर्षों तक चोल साम्राज्य में यह बंदी गृह में थे और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और यहीं पर इन्हें दफना दिया गया। किस चोल शासक ने बंगाल पर आक्रमण किया? राजेंद्र प्रथम। तो चोल साम्राज्य का यह पहला शासक था राजेंद्र प्रथम जिसने बंगाल पर भी आक्रमण किया था और जल और स्थल दोनों मार्ग से। इस प्रकार बंगाल पर आक्रमण किया, यानी बंगाल की खाड़ी के रास्ते से, जलीय मार्ग से और स्थल मार्ग से भी किया था। तो नौसेना, जिसको आप नेवी कहते हैं, नेवी बड़ी स्ट्रांग थी, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इस बात को डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं इस बात पर कि चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी, यानी नेवी भी थी और सबसे शक्तिशाली नेवी राजेंद्र प्रथम के समय में थी। ओके, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? तो पाल नरेश महिपाल को पराजित किया था। उत्तर भारत में विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र चोल ने एक नई राजधानी की स्थापना की। उसका नाम क्या था? गंगईकोंड चोलपुरम। जो बंगाल पर और गंगा घाटी में आक्रमण किया और उसे इस विजय के उपलक्ष्य में उसने एक नई राजधानी बनाई और यह इस राजधानी का नाम रखा गंगईकोंड चोलपुरम। किस चोल शासक ने चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया? राजेंद्र प्रथम। तो जो नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया, उस राजधानी में चोल गंगम नामक सरोवर या पौंड या तालाब का निर्माण भी करवाया। यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। राजेंद्र चोल ने गंगा घाटी में सैन्य अभियान की सफलता के बाद कौन सी उपाधि धारण की? गंगईकोंड की। कोंड मतलब विजेता होता है, गंगईकोंड गंगा घाटी का विजेता। ओके, वह चोल शासक जिसने जावा, सुमात्रा एवं मलय प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम। यानी जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप सहित कुल 12 द्वीपों पर इसने अधिकार कर लिया था। तो यह चोल शासक का सबसे शक्तिशाली राजा था। राजेंद्र प्रथम ने एक वैदिक विद्यालय का निर्माण करवाया। कहाँ पर? अपनी राजधानी में गंगईकोंड चोलपुरम में। राजेंद्र प्रथम विद्या प्रेमी था, जिसके कारण उसने पंडित चोल की उपाधि भी धारण की। इसको फिर से पढ़ देते हैं हम, पढ़ लिया जाए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम विद्या प्रेमी था, जिसके कारण उसने उपाधि धारण किया था पंडित चोल की। राजेंद्र प्रथम की अन्य उपाधि कौन कौन थी उसको देख लिया जाए। एक तो हम लोग पंडित चोल देखे ही,
इसके बाद परकेसरी, कंडारकोंड, निगारिल चोल और मुंडीगुंड चोल। तो इतनी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। क्या क्या? पंडित चोल, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। परकेसरी की उपाधि, यह भी पूछा गया है। कंडारकोंड की उपाधि, इसके बाद निगारिल चोल की उपाधि, इसके बाद मुंडीगुंड चोल की उपाधि। तो इतनी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। राजेंद्र प्रथम का समकालीन शैलेंद्र वंशी शासक था संग्राम विजयो तुंग वर्मन था। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किस चोल शासक को दक्षिण का नेपोलियन कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र चोल को, राजेंद्र चोल को इतिहासकार वी ए स्मिथ ने दक्षिण का नेपोलियन कहा है। राजेंद्र प्रथम के पश्चात कौन चोल शासक गद्दी पर बैठा? राजाधिराज प्रथम गद्दी पर बैठा। किस शासक ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण किया? राजाधिराज प्रथम ने। कोप्पम का युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1052-53 में। वैसे इसका एक डेट 1052 है, लेकिन कई कई बुकों में 1053 भी मिल जाता है। किस चोल शासक की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई? राजाधिराज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजाधिराज की जो मृत्यु हुई थी युद्ध भूमि में हुई थी, इसी कोप्पम के युद्ध में। किस चोल शासक ने युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक कराया? राजेंद्र द्वितीय। तो जब राजाधिराज की मृत्यु हो गई तो राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक कराया। ओके। राज केसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया? वीर राजेंद्र ने धारण किया राज केसरी की उपाधि। कौन चोल शासक जन विद्रोह में मारा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र जो है जन विद्रोह में मारा गया क्योंकि वीक शासक था, कमजोर शासक था। और 1070 में, ध्यान रखना है, 1070 में कुछ ही महीने तक यह लगभग 1 वर्ष के आसपास ही शासन किया और जन विद्रोह में यह मारा गया था। ओके। आगे है चोल शासक कुलोतुंग प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 1070 ईस्वी में। यानी अधिराजेंद्र के पश्चात चोल शासक कुलोतुंग प्रथम गद्दी पर बैठा। कुलोतुंग प्रथम का प्रारंभिक नाम क्या था? राजेंद्र था। कुलोतुंग प्रथम का प्रारंभिक नाम राजेंद्र था और कुलोतुंग प्रथम के नाम से वह अपना राज्याभिषेक कराया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। कुलोतुंग प्रथम मूल रूप से किस वंश का था? पूर्वी चालुक्य वंश का था। अब देखिए, कुलोतुंग आपसे पूछा जाता है कि यह चोल वंश का नहीं था, अभी तो चालुक्य वंश का था। ओके, तो रिलेटिव था। आगे बढ़ते हम लोग। कुलोतुंग के समय में श्रीलंका के किस शासक ने उसे स्वतंत्र कर लिया या करा लिया? राजा विजय बाहु। तो कुलोतुंग जब गद्दी पर बैठा उस समय श्रीलंका का राजा विजय बाहु था। विजय बाहु ने श्रीलंका को स्वतंत्र करा लिया पुनः, क्योंकि आगे हम लोगों ने देखा था कि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया, लेकिन कुलोतुंग प्रथम के समय में इस राजा श्रीलंका का राजा विजय बाहु श्रीलंका को पुनः स्वतंत्र कर लिया, यानी अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया, अपने अधीन कर लिया। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 यानी 72 व्यापारियों का दूत मंडल किस देश भेजा? चीन भेजा था। यही बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका पुनः स्वतंत्र हो गया कुलोतुंग प्रथम के समय में। ओके, और कौन राजा स्वतंत्र कराया? राजा विजय बाहु द्वारा। आगे, कुलोतुंग प्रथम ने 2 बार भूमि सर्वेक्षण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1086 में और 1110 ईस्वी में। कुलोतुंग प्रथम ने कष्टकारी व्यापारिक करों को समाप्त कर दिया, जिसके कारण उसे कहा गया सुगमतवीर्त। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसने उपाधि भी एक तरह से एडाप्ट कर लिया। ये कहा जाता है कि किस चोल शासक को सुगमतवीर्त कहा गया है? तो वह कुलोतुंग फर्स्ट को, यानी जो व्यापार पर जो कर लगते थे उन करों को हटाने के उपलक्ष्य में। कुलोतुंग प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? त्रिभुवन
चक्रवर्ती और विरुद्ध राज की। किस चोल शासक ने त्याग समुद्र की उपाधि धारण किया? विक्रम चोल ने। यानी कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद विक्रम चोल आया। विक्रम चोल 1120 से 1133 तक शासन किया था। ओके, वह चोल शासक जिसने चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कुलोत्तुंग द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह चोल शासक जिसने चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों फेंकवाया? क्योंकि यह शैव धर्मावलंबी था, भगवान शिव का अनन्य भक्त यह भी था। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चोल शासक जो है, सभी चोल शासक भगवान शिव की उपासक थे या भगवान शिव की उपासना करते थे या शैव धर्मावलंबी थे। किस चोल शासक ने संत रामानुजाचार्य को अपने राज दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया? कुलोत्तुंग द्वितीय। अब कहेंगे क्यों? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, और जबकि कुलोत्तुंग द्वितीय शैव धर्मावलंबी था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु की प्रतिमा जो गोविंदराज नाम से थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया, और रामानुजाचार्य जो वैष्णव धर्मावलंबी थे, संत थे, इनको चोल राज्य में और अपने दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ये वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय था। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, और राजेंद्र तृतीय का शासनकाल हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को 1256 से 1279। ओके, वह शासन का वह स्वरूप जो चोल काल में प्रचलन में था, राजतंत्रात्मक। भाई राजा हैं तो जो भी शासन तंत्र प्रचलन में रहेगा या शासन का जो स्वरूप रहेगा वह राजतंत्रात्मक रहेगा। उडनकुट्टम नामक अधिकारी चोल काल में था राजा का निजी सचिव। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है। उडनकुट्टम चोल काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? मंडलम। बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल काल में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। चोल काल में जिला को किस नाम से जाना जाता था? नाडु। ये बार बार आपसे ये यूनिट पूछी जाती है, यानी प्रशासन की ये इकाइयां हैं। साम्राज्य का विभाजन मंडल में, इसके बाद बलनाडु में, इसके बाद नाडु में। बलनाडु जो है कमिश्नरी के समान था, नाडु जो है जिला था। ओके, चोल काल में ग्राम को किस नाम से जाना जाता था? उर। ग्राम को उर कहा जाता था। यह भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिला को नाडु कहा जाता था, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ग्राम को उर कहा जाता था, यह भी आपसे बार बार पूछा जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर एक क्वेश्चन है, एग्जाम के को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। चोल काल में कुर्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्रम किस प्रकार की इकाई थी? ग्रामों का समूह था, ग्रुप ऑफ विलेज। यानी कुर्रम जो है ग्रामों का समूह था। चोल काल में कलम इकाई थी वजन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। वजन की इकाई थी। सोने के सिक्के को कहा जाता था कासू। चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। आगे बढ़ते हम लोग। बड़े नगरों के कुर्रम को किस नाम से जाना जाता था? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तनियूर या तनकुर्रम। ओके, तनकुर्रम या तनियूर। तो जो पूछा गया है टर्मोलॉजी वह तनियूर पूछा गया है। तो बड़े नगरों में जो कुर्रम होता था उसे तनियूर कहा जाता था। ओके, और अभी हम लोगों ने देखा कि कुर्रम क्या होता था ऊपर के प्रश्न में, तो ग्रामों का समूह होता था। तो यह यूनिट सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन था। स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरू अभिलेख।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि चोल काल में जो स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है किस अभिलेख से, उत्तर मेरु अभिलेख से। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरु अभिलेख किस शासक का है, परांतक प्रथम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह उत्तर मेरु अभिलेख किसका है, परांतक प्रथम का है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल काल में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का संचालन होता था समितियों के द्वारा। समितियों के द्वारा स्थानीय स्वशासन का संचालन किया जाता था, उस पर अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। चोल काल में समितियों को किस नाम से जाना जाता था, वरीयम। जो समितियों का गठन किया जाता था उन समितियों को वरीयम कहा जाता था, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। वरीयम में सदस्यों का किस प्रकार से निर्वाचन होता था, लॉटरी विधि से होता था। ओके, समिति यानी वरीयम का सदस्य बनने की योग्यता क्या थी, क्वालिफिकेशन क्या था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जो यहाँ पर पहला पॉइंट है, सदस्यों की उम्र क्या थी, 35 से 70 वर्षों के बीच होनी चाहिए। नंबर 2 कंडीशन जो था, 1/4 बेली भूमि का स्वामी होना चाहिए यानी मालिक होना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 था, निजी घर में निवास होना चाहिए यानी अपना निवास स्थान निजी होना चाहिए। नंबर 4 है, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेदों के ज्ञान से तात्पर्य है दैट टाइम, उस समय तो वेद पुराण यानी धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ाए जाते थे या व्यक्ति पढ़ते थे, गुरुकुल में भी शिक्षा इन्हीं की दी जाती थी और मंदिर और विद्यालयों में भी धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी। तो वेदों का ज्ञान से तात्पर्य यहाँ यह है कि शिक्षित होना चाहिए, ओके, एजुकेटेड होना चाहिए। तो यह 4 है। उम्र होना चाहिए 35 से 70, 1/4 बेली भूमि का स्वामी होना चाहिए, निजी निवास स्थान होना चाहिए, रेजिडेंस यानी घर होना चाहिए और वेदों का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद उनका चुनाव होता था और निर्वाचन की पद्धति लॉटरी विधि के द्वारा उनका चुनाव किया जाता था। ओके, और इन सदस्यों को एक बात आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं कि यहाँ पर एक बात हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि चोल काल में प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा गया था और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव किया जाता था और लॉटरी विधि के द्वारा उन सदस्यों का चुनाव होता था और कुल इस प्रकार कुल 30 सदस्य चुने जाते थे। इन्हीं 30 सदस्यों की सहायता से वरीयम यानी समितियां बनाई जाती थी और जिससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्य की देखरेख इन समितियों के द्वारा किया जाता था। ओके, तो आइए इन समितियों को देखते हैं। चोल काल में उद्यान समिति यानी उद्यान समिति को क्या कहा जाता था, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तोट्टवारियम। तो उद्यान समिति को तोट्टवारियम कहा जाता था। तड़ाक जलाशय समिति को क्या कहा जाता था, एरीवारियम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मंदिर के कार्यों की देख रेख कौन समिति करती थी, कोइलवारियम करती थी। ओके, इसके बाद चोल काल में लगान को किस नाम से जाना जाता था, कुड़ीमय। लगान को यानी रेवेन्यू भू राजस्व को कुड़ीमय कहा जाता था। चोल काल में भू राजस्व कर को किस नाम से जाना जाता था, कुड़ीमई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चोल काल में लगाए गए अन्य कर, इन करों को भी देख लेते हैं क्या क्या कहा जाता था। अन्य कर, मन इरय गृह कर, हाउस टैक्स। कर इरय व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर, यानी व्यापारियों के द्वारा यह लिया जाता था, एक तरह से आप कह लीजिए दुकानों पर लगने वाला कर। मरम ज्याडी वृक्ष कर होता था, जो उपयोग में आने वाले ट्री थे, वृक्ष थे, उन पर यह कर लगाया जाता था या लिया जाता था। मरम ज्याडी हो गया वृक्ष कर। कीडा कासु पशुओं पर लगने वाला कर। टटोली स्वर्णकारों पर लगने वाला कर, टटोली भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। एरी आयम तालाबों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर। तो यह कर जो इम्पॉर्टेंट है, इन पर भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। टटोली बार बार पूछा गया है एग्जाम में। स्वर्णकारों पर लगने वाला कर यानी गोल्ड स्मिथ।
चोल काल में आंतरिक व्यापार करने वाली व्यापारिक श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता था? मणिग्रामम। बार बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चोल काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली व्यापारिक श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता था? नाना देशीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाना देशीय। अगला पॉइंट है, चोल काल में मुद्रा भंडार कहाँ से मिला है? धवलेश्वर से। धवलेश्वर बार बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। चोल काल में सेना के निम्नलिखित अंग थे। पैदल पैदल सेना थी जिसे बर्ड पेर कहा जाता था। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिलीगल, धनुर्धारी सैनिकों को कहा जाता था। इसके बाद है बिलीगल, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है कुड़ी रैचेवगर, अश्वारोही सेना को कहा जाता था। इसके बाद कुंजीर मल्लर, गज सेना को कहा जाता था। तो कुंजीर कुंजीर मल्लर भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में। बिलीगल भी पूछा गया है, धनुर्धारी सेना को भी। और पैदल सेना को बड़ पेर कहा जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्मोलॉजी है सब, वन लाइनर क्वेश्चन। चोल सेना जिस छावनी में रहती थी उसे कहा जाता था कड़गम। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो सेना जहाँ पर रहती थी छावनी को क्या कहते थे? कड़गम। चोल राजा के अंगरक्षक सेना को क्या कहा जाता था? वेलक्कार कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट है। चोल काल में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। यह भी पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना की टुकड़ियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। चोल काल में सेनापति को क्या कहा जाता था? महादंड नायक कहा जाता था। ओके। और जो राजा होता था वह सर्वोच्च सेनापति होता था, कमांडर इन चीफ होता था। राजा के नीचे सेनापति होता था जिसे महादंड नायक कहा जाता था। हम लोग आते हैं कला स्थापत्य। चोल काल की कला और स्थापत्य पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। चोल काल में कला की किस शैली का विकास हुआ? द्रविड़ शैली का। बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल काल दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान का कथन है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया? फर्ग्यूसन महोदय ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। फर्ग्यूसन महोदय का यह स्टेटमेंट है, चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान पूरा किया। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विजयालय द्वारा करवाया गया है। यह भी पूछा गया है। आगे है बाल सुब्रमण्यम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आदित्य प्रथम के द्वारा करवाया गया है। कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? परांतक प्रथम के द्वारा करवाया गया है कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण। तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो बृहदीश्वर मंदिर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजराज प्रथम के द्वारा। दारासुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज राजराज द्वितीय के द्वारा। राजरात हो गया है, इसको ज पढ़िएगा आप लोग, राजराज द्वितीय के द्वारा। कम्फेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कुलोतुंग तृतीय के द्वारा करवाया गया है। शैव संतों को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता था? नैनार। शैव संतों को दक्षिण भारत में नैनार कह के पुकारा जाता था। ओके। वैष्णव संतों को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता था? अलवार। तो वैष्णव संत को अलवार कहा जाता था, शैव संत को नैनार कहा जाता था। यह दोनों टर्मोलॉजी बार बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। नटराज मंदिर दक्षिण भारत में स्थित है, कहाँ पर? चिदम्बरम नामक स्थान पर। ओके। चिदम्बरम मंदिर में स्थित भगवान गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को किस शासक ने समुद्र में फेंकवा दिया? कुलोतुंग द्वितीय ने। वहां पर हम लोग डिस्कशन किए थे। तो कुलोतुंग द्वितीय ने इस चिदम्बरम मंदिर में भगवान विष्णु, चिदम्बरम मंदिर में स्थित भगवान विष्णु यानी गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था।
आगे हम लोग डिस्कस किए थे, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के शासकों के टाइम पीरियड यानी शासनकाल पर भी डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राज प्रथम का टाइम पीरियड भी पूछा गया है, राजेंद्र प्रथम का पूछा गया है, विजयालय का पूछा गया है, कुलोत्तुंग प्रथम का पूछा गया है, और अंतिम चोल शासक के बारे में भी पूछा गया है। तो इस शासन काल से आप लोगों को कम से कम एक प्रश्न और आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए इन राजाओं के शासन काल को देख लेते हैं। विजयालय 850 से 871 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद दूसरा शासक आदित्य था, 871 से 907 ईस्वी तक। परांतक प्रथम 907 से 955 तक। इसके बाद गंडरादित्य 955 से 957 तक। इसके बाद परांतक द्वितीय अथवा सुंदर चोल, इसी का नाम है, 957 से 973 ईस्वी तक। आदित्य द्वितीय 973 से 985 ईस्वी तक। राज प्रथम 985 से 1015 ईस्वी तक। राजेंद्र प्रथम 1015 से 1044 ईस्वी तक। और यहाँ पर राज और राजेंद्र प्रथम दोनों का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजाधिराज 1044 से 1052 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ईस्वी तक। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ईस्वी तक। वीर राजेंद्र 1064 से 1070 ईस्वी तक। अधिराजेंद्र 1070 ईस्वी, एक ही वर्ष तक यह रहा। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। विक्रम चोल 1120 से 1133 तक। कुलोत्तुंग द्वितीय 1133 से 1150 ईस्वी तक। राज द्वितीय 1150 से 1173 ईस्वी तक। राजाधिराज द्वितीय 1173 से 1178 ईस्वी तक। राजाधिराज 1173 से 1178 ईस्वी तक। कुलोत्तुंग तृतीय 1178 से 1218 ईस्वी तक। राज तृतीय 1218 से 1256 ईस्वी तक। और राजेंद्र तृतीय 1256 से 1279 ईस्वी तक। यानी अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय था और इसका शासनकाल 1256 से 1279 ईस्वी तक था। ओके, ये था राजाओं की वंशावलियाँ और उनका शासनकाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। हम लोगों ने जितने इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर इसी तरह अगले टॉपिक में इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं।